नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। जैसा अभी आप सभी को पता है कि हमारी इस क्लास में एमसीक्यू की और पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो हम इस क्लास में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और हमने इसी क्रम में सबसे पहले अनुपात समानुपात के चैप्टर को पूरा किया, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, फिर फ्रैक्शंस हैं, उसके बाद में औसत और अब हमारी बात चली है प्रतिशत। तो हम बात कर रहे हैं प्रतिशत। पिछले विगत परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनकी चर्चाएं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे। आइए सभी साथी शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। एक बार फटाफट सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाए जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाएं कि नए घोल में 50% क्या हो जाए? चीनी हो जाए। सुनिए, 300 ग्राम की चीनी है। कुल चीनी कितनी है? हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि टोटल चीनी है कितनी हमारे पास। तो कुल चीनी की अगर बात करें तो कुल हमारे पास चीनी कितनी है? देखिए 300 ग्राम। कुल मिश्रण कितना है हमारे पास? कुल मिश्रण है 300 ग्राम। और इन 300 ग्राम चीनी में चीनी है कितनी? तो चीनी प्रश्न ने कितनी बता रखी है? तो चीनी बता रखी है 40%। अब 300 ग्राम का 40% कितना होता है? 120 ग्राम। सॉरी 120 ग्राम। कितना होता है? 120 ग्राम। 120 ग्राम। अब 300 ग्राम चीनी में से 300 ग्राम घोल में से 120 ग्राम चीनी हमारे पास पहले से है। अब प्रश्न कह रहा है कि इसमें कितनी चीनी और मिलाएं ताकि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। अब हमें 50% चीनी करनी है नए घोल में, हमें कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी? इसके लिए अगर आप यहाँ से ऑप्शन भी उठाना चाहो तो ऑप्शन उठा सकते हो। हमें 50% बनाना है, इसका मतलब अगर चीनी 120 ग्राम है और इसको अगर 50% बनाना है तो टोटल घोल इसका जस्ट डबल हो जाना चाहिए। अगर हम 10 ग्राम चीनी मिला दें तो चीनी 120 तो पहले से है, 10 और मिल गई तो 130। अगर ये 130 हो जाएगी तो क्या पूरा मिश्रण इसका डबल हो गया? क्या 130 का दुगना 260, लेकिन यहाँ तो 300 पहले से है और 10 और मिला देंगे तो 310 हो जाएगा। अगर 40 ग्राम चीनी मिला दें तो ये हो जाएगा 340 और ये हो जाएगा 160। क्या 160 का डबल 340 होता है? क्या नहीं होता है। अगर 60 ग्राम चीनी मिला दें तो ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 180। क्या 180 का डबल 360 होता है? क्या बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शन को देख के तुरंत क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। आप बता सकते हो कि इसमें कितनी चीनी और मिलानी पड़ेगी। तो कुल चीनी 300 ग्राम है, इसमें कुल मिश्रण जो है वो 300 ग्राम है, इसमें चीनी है 120 ग्राम। हमें कितनी चीनी और मिलानी पड़ेगी ताकि चीनी का जस्ट डबल दुगना 50% चीनी हो जाए? इसका मतलब चीनी का दुगना फुल मिश्रण हो जाए। अगर हम 60 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो 120 ग्राम तो पहले से है, 60 ग्राम और मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। कितना हो जाएगा? 180। अगर 60 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो घोल भी तो 60 ग्राम बढ़ेगा, तो ये भी 60 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 360। अब क्या 180 का दुगना हो गया? क्या 360? बिल्कुल हो गया। यानी 180 जो है वो 360 का बिल्कुल हाफ है, आधा है, यानी 50% है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। बिल्कुल सिंपल से तरीके से, सामान्य तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। हालांकि इसका प्रॉपर मेथड भी बनता है, मैं प्रॉपर मेथड से भी बता दूं। अगर आप चाहो तो मैं प्रॉपर मेथड से बता देता हूं, लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड होता है, सबसे साधारण तरीका होता है। हमें देखना है कि इसमें कितनी चीनी और मिलाएं ताकि ये जो कुल मिश्रण है वो चीनी का दुगना हो जाए। दुगना होने का मतलब है अगर चीनी आधी रहेगी तो 50% रहेगी। तो इसमें 60 ग्राम चीनी मिलाते हैं तो पूरा मिश्रण भी 60 ग्राम बढ़ के 360 हो जाएगा और ये 180 का जस्ट दुगना है, डबल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? ये अप्रोच भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर किसी भी प्रश्न में वृद्धि अथवा कमी की बात होती है तो हम किस टाइप से, किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न ने क्या कहा है? देखिए 25% अधिक, ज़्यादा की बात आई है यानी वृद्धि की बात आई है, और पूछा क्या है? कितने प्रतिशत कम होगा? कमी की बात आई है।
वृद्धि देके कमी पूछिए। और मैंने बहुत अच्छे से बताया कि किसी भी प्रश्न में अगर वृद्धि प्रतिशत दिया जाए और कमी प्रतिशत पूछा जाए, चाहे वो प्रश्न किसी भी बात से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे किसी व्यक्ति का वेतन हो, किसी वस्तु का मूल्य हो, संख्या का मान हो, चाहे आयतवर्ग की लंबाई चौड़ाइयाँ हो, दुकानदार के खिलौने हो, चाहे सिनेमा घर की टिकटें हों, प्रश्न किसी से भी संबंधित आ जाए, अगर आपको वृद्धि देख के कमी पूछे तो मैंने बहुत ही अच्छे से तरीका बताया है आपको। हमें चाहिए कमी, तो कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, n बटा 100 प्लस n इंटू 100। यहाँ n का मतलब क्या होता है, जो वृद्धि दे रखी है वो n है। सॉल्व कर दीजिए, n का मान कितना दे रखा है 25 बटा 100 में 25 जोड़ोगे तो 125 और गुना 100। कैलकुलेशन कर दो, 25 5 125 और 100 में 5 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 20%। तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% ज़्यादा है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम होगा, तो 20% कम होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए जितने भी विद्यार्थी हैं, और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। एक टोकरी में कुछ सेब रखे हुए हैं और उनमें से 36% जो है वो क्या है, वेस्ट हैं, खराब है। अब प्रश्न ने क्या कहा, यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल सेबों की संख्या कितनी थी। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या, किसी की भी बात हो, वो अपने आप में 100% होती है। अब टोकरी में जो भी सेब थे, जितने भी सेब थे, वो सारे अपने आप में क्या थे, 100% थे। टोकरी में सारे के सारे सेब अपने आप में 100% थे, और इसमें से खराब कितने थे, 36। तो फिर अच्छे सेब कितने बचे, तो 100% सेबों में से 36 अगर खराब थे तो अच्छे सेबों की संख्या कितनी बची, सही सेबों की संख्या कितनी बची, तो अच्छे सेबों की संख्या 100 में से 36 घटा दीजिए, 64%। अच्छे सेबों की संख्या कितनी आ गई, 64%। लेकिन प्रश्न वाले ने अच्छे सेब कितने बता रखे हैं, 144। हमारे अनुसार तो अच्छे सेब 64% होने चाहिए, और प्रश्न वाला कह रहा है अच्छे सेब 144 होने चाहिए। इसका मतलब 64% का मान 144 के बराबर होना चाहिए। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 144 बटा 64। सॉल्व कर दो, और हमें क्या चाहिए, कुल सेब। कुल सेबों की संख्या पता करनी है तो 100% का मान याद कर दो, क्योंकि कुल सेब अपने आप में 100% थे। तो 144 बटा 64 गुणा 100। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 16 से काट दो, 16 चौके 64 और 16 निमा 144। 4 एकम 4, 25 चौका 100। 25 का 9 से गुणा कर दो, 225। 25 निमा 225। तो आंसर कितना आ जाएगा, 225। कुल सेबों की संख्या कितनी आएगी, 225 आएगी। ये आपका आंसर है। आंसर कितना आ गया, 225। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है, तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। देखिए, इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। बढ़ा हुआ मूल्य भी पूछा जा सकता है, अगर वृद्धि होने के कारण मूल्य बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा सकता है। अगर प्रश्न वाले ने कमी दे रखी है तो कमी होने के कारण अगर मूल्य घट गया तो घटा हुआ मूल्य भी पूछा जा सकता है। आपको दोनों बातें पूछी जा सकती हैं, बढ़ा हुआ मूल्य भी पूछा जा सकता है और घटा हुआ मूल्य भी पूछा जा सकता है। अगर वृद्धि दी है तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा, अगर कमी दी है तो घटा हुआ मूल्य पूछेगा। दोनों आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं, बढ़े हुए मूल्य के आधार पे भी पूछे जाते हैं और घटे हुए मूल्य के आधार पे भी पूछे जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि प्रश्न वाला बढ़ा या घटा हुआ मूल्य ही पूछे, आपको प्रारंभिक मूल्य भी पूछा जा सकता है। प्रारंभिक मूल्य, इनिशियल प्राइस, यानी पहले कोई भी वस्तु है वो क्या रेट थी। सुनिए, प्रश्न ने कहा संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, इसके कारण 270 रुपये में 5 किलो संतरे ज़्यादा आने लग गए। सॉरी, 5 किलो संतरे कम आते हैं। वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होने से पहले 270 रुपये में जितने संतरे आते थे अब 5 किलो कम आते हैं। तो हमें पता है क्या कि पहले संतरे किस रेट आते थे, किस भाव से आते थे, नहीं पता। हमें प्रारंभिक मूल्य नहीं पता, इनिशियल प्राइस नहीं पता। और जब तक प्रारंभिक मूल्य पता नहीं है तब तक हम बढ़ा या घटा मूल्य कैसे पता करें। हालांकि डायरेक्ट अप्रोच भी है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा इसमें, क्योंकि कई बार क्या है, प्रश्न वाला प्रारंभिक मूल्य पूछ लेता है, इनिशियल प्राइस पूछ लेता है।
और कई बार बढ़ा या घटा हुआ मूल्य पूछ लेता है। जैसे अब की बार वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, इनिशियल प्राइस पूछा गया था, प्रारंभिक मूल्य पूछा गया था। तो मैं एक ही प्रश्न में दोनों बातें बता देता हूं। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आए जिसमें वृद्धि अथवा कमी होने के कारण वस्तु ज़्यादा या कम खरीदी जाए और आपसे पूछे कि प्रारंभिक मूल्य बताओ या घटा या बढ़ा मूल्य बताओ, तो दोनों बातें आप कैसे पता कर सकते हो। सबसे पहले अगर इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछे, इनिशियल प्राइस पूछे, तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा कैसे ज्ञात करोगे। तो अगर वृद्धि हो रखी है तो हम लिखेंगे वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि। अगर कमी हो रखी है, प्रश्न वाले ने यहाँ कमी दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कमी बटा 100 माइनस कमी, क्योंकि कमी को 100 में से घटा के लिखते हैं और वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखते हैं। अगर प्रश्न वृद्धि के आधार पे पूछा है तो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि। अगर प्रश्न कमी के आधार पे पूछा है तो कमी बटा 100 माइनस कमी। और गुणा में क्या लिखेंगे, गुणा रुपए बटा केजी, रुपए बटा केजी। रुपए यानी जितने रुपए की बात चल रही है, केजी यानी जितने किलोग्राम की बात चल रही है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, आपको प्रारंभिक मूल्य मिल जाएगा, इनिशियल प्राइस मिल जाएगा। तो वृद्धि कितने की है, प्रश्न ने वृद्धि के बताई है 10% की, बटा 100 में 10 जोड़िए 110। रुपए कितने बताए हैं 270 और किलो कितने बताए हैं 5। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 5 25, बच गए 2, 5 चौके 20। तो आंसर आ गया 54/11। ये इसका प्रारंभिक मूल्य था। 54/11 रुपये किलो संतरे थे प्रारंभ में, 54/11। अब प्रश्न ने हमसे क्या पूछा है, बढ़ा हुआ मूल्य। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछे तो आपको प्रश्न सिर्फ यहाँ तक ही करना है, लेकिन अगर प्रश्न वाला इसी में आगे बढ़ा या घटा हुआ मूल्य पूछे तो आप बढ़ा या घटा हुआ मूल्य भी बता सकते हैं। तो बढ़ा मूल्य पूछा है, बढ़ा मूल्य का मतलब होता है बढ़ने के बाद संतरे क्या रेट हो गए हैं, मूल्य बढ़ने के बाद अब संतरों का भाव क्या हो गया है प्रति केजी। तो बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले संतरे क्या रेट थे 54/11, पहले संतरों का भाव था 54/11। अब इसमें वृद्धि करनी है कितने की, 10 की। तो वृद्धि को 100 में जोड़ के लिख दो, इसका 110% ज्ञात कर दो और परसेंट हटाने के लिए बटा में 100 लगा दो। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 काट दो, 11 से 11 काट दो, 54 में 10 का भाग दोगे तो 5.40 रुपये पर केजी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.40 रुपये पर केजी। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। पहले संतरे क्या रेट थे और अब बढ़ने के बाद संतरे क्या रेट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। एक बार फिर से सुनिए, अगर इसी प्रश्न में आपको घटा हुआ मूल्य पूछ लिया जाता तो हम क्या करते, पहले प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करते, लेकिन अगर कमी दी होती तो यहाँ कमी बटा 100 माइनस कमी इंटू रुपये बटा केजी, तो हमारे पास प्रारंभिक मूल्य आता। जो प्रारंभिक मूल्य आ गया, अब उसमें जितने की कमी दे रखी है 100 में से कमी घटा के लिख दोगे, बटा 100 लिख दोगे, हल करोगे, घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। अगर वृद्धि के आधार पर प्रश्न पूछा है तो पहले आप प्रारंभिक मूल्य पता करोगे, और प्रारंभिक मूल्य का मतलब है वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा रुपये बटा केजी। वृद्धि दे रखी है, रुपए दे रखे हैं, केजी दे रखे हैं, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। जैसे ही प्रारंभिक मूल्य आ गया, अब बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए जितने की वृद्धि हमें करनी है 100 में उतना जोड़ के लिखिए, बटा 100 हल करोगे तो बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में वो प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है, बढ़ा या घटा मूल्य पूछ सकता है। प्रारंभिक मूल्य पूछे तो सिर्फ यहाँ तक करना है, आगे का मूल्य पूछे तो जितने की वृद्धि है उतने की वृद्धि कर दो, या कमी है तो कमी कर दो। बस ये ध्यान रखना, वृद्धि के आधार पर प्रश्न है तो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा रुपये बटा केजी। अगर कमी के आधार पे प्रश्न है तो कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा रुपये बटा केजी। इस फॉर्मूले का यूज करोगे। डायरेक्ट अप्रोच बता दिया मैंने। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 बराबर 15 हो तो उस संख्या का 30% क्या है। हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, और प्रश्न ने कहा है कि उस संख्या का 1/4 का 1/3, 1/4 का 1/3, यहाँ का मतलब क्या होता है गुणा। हमें पता नहीं है वह संख्या क्या है, तो मान लेते हैं सबसे पहले कि वह संख्या x है। सपोज कीजिए कि वो नंबर जिसकी बात चल रही है
वह संख्या क्या है, x है। अगर वो संख्या x है तो प्रश्न ने कहा उस संख्या का यानी x का 1/4, तो इसका 1/4 भाग ज्ञात कर दिया। इसका भी 1/3, तो इसका 1/3 भाग और ज्ञात कर दिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, 15 के बराबर होना चाहिए, तो बराबर 15। सॉल्व कर दो। x बराबर 1/4 और 1/3 उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, तो 4 और 3 गुणा में चला जाएगा और 1 को भाग में लिखो या न लिखो तो x का मान कितना आ गया, 180। x का मान कितना आ गया, 180। 15 चौके 60 और 60 दिए 180। जैसे ही x का मान आ गया 180 तो प्रश्न ने क्या पूछा है, इसका 30% पूछा है। तो 180 का 30% निकालोगे तो 180 30% निकालना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लगा दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 18 दिया 54। आंसर कितना आ गया, 54। तो 180 का 30% कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। किसी भी संख्या का कितना भी प्रतिशत निकालना हो, आप उस संख्या का 10% निकाल के उतने से गुणा भी कर सकते हैं। किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो उस संख्या के अंत से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। 180 का 10% निकाल लो, 18 होता है। अगर 10% का मान 18 है तो हमें चाहिए 30% यानी 3 गुना, तो 18 का 3 गुना कर दो 54 यानी 54। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। ऐसे भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट अप्रोचेज भी बता रखी है मैंने ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दो और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दो। पहले से वो क्या है, वर्ग है। वर्ग की क्या खास, यानी स्क्वायर, वर्ग की क्या खास बात होती है, चारों भुजाएं समान होती हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि इसकी लंबाई में 30% की वृद्धि कर दो तो ये लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई में 20 की वृद्धि कर दो तो ये चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। लंबाई को ज़्यादा बढ़ाया है, चौड़ाई को थोड़ा कम बढ़ाया है, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी, लेंथ और ब्रेथ जो है वो डिफरेंट हो जाएगी और इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है प्राप्त आयत, वर्ग से क्या बन गया, आयत, इसके क्षेत्रफल में कितना, ये आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग से कितना ज़्यादा हो जाएगा ये बताना है। तो नई जो आकृति बनेगी, नई जो फिगर बनेगी हमारे पास, उसका एरिया कितना ज़्यादा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत का इफेक्ट अगर पता करना होता है तो इसकी डायरेक्ट अप्रोच बता रखी है मैंने। अगर वृद्धि और कमी दोनों अलग अलग हो तो उस कंडीशन में हम प्रतिशत प्रभाव कैसे ज्ञात करते हैं ये बता रखा है। वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखना होता है और कमी को 100 में से घटा के लिखना होता है। लेकिन अगर दोनों बार वृद्धि है तो दोनों बार 100 में जोड़ के लिखेंगे, दोनों बार अगर कमी है तो दोनों बार 100 में से घटा के लिखेंगे। और ध्यान रखना है ऊपर जितनी संख्याएं लिखी है भाग में 100 कम लगाएंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। अगर उत्तर आए 100 से ज़्यादा तो होगी वृद्धि, अगर उत्तर आए 100 से कम तो होगी कमी। जितना ज़्यादा उतने की वृद्धि और जितना कम उतने की कमी। तो पहले प्रश्न ने क्या कहा, वृद्धि करनी है 30% की तो 130। फिर प्रश्न ने क्या कहा, वृद्धि करनी है 20 की, तो अब की बार भी वृद्धि है तो वृद्धि को 100 में जोड़ के लिए 120। वृद्धि को हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं और कमी को हमेशा 100 में से घटा के लिखते हैं। अगर हर बार वृद्धि है तो हर बार 100 में जोड़ के लिखेंगे, हर बार कमी है तो हर बार 100 में से घटा के लिखेंगे। 2 बार कैलकुलेशन के लिए बोला है और दोनों बार इंक्रीज किया है, वृद्धि की है तो दोनों बार 100 में प्लस करके लिखेंगे और अपॉन में सिंगल टाइम 100 यूज़ करेंगे। भाग में एक बार 100 लिखेंगे। सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट कीजिए, 0 से 0, 13 का 12 से गुणा कर लो, 12 तिया 36 और 12 एकम 12 और 3 15, 156। आंसर कितना आ गया, 156। जैसे ही आपका उत्तर आ जाए तो आपको ये देखना है कि उत्तर 100 से ज़्यादा है कि कम। अगर उत्तर हो 100 से ज़्यादा तो होगी वृद्धि, अगर उत्तर हो 100 से कम तो होगी कमी। अब यहाँ उत्तर आया है 100 से ज़्यादा, इसका मतलब नई आकृति का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। तो नई आकृति के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब कितने की वृद्धि हुई है तो आपको ये देखना है उत्तर 100 से कितना ज़्यादा है। उत्तर 100 से जितना ज़्यादा होगा वृद्धि उतने की होगी और 100 से जितना कम होगा उतने की कमी होगी। अब ये जो आंसर आया ये 100 से कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा, 56% की वृद्धि हो गई। ये 100 से कितना ज़्यादा आया है, 56 ज़्यादा आया है, तो 56% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 56% की वृद्धि। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
अगर किसी भी विद्यार्थी के किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ, अगली क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम करें ताकि उसका मासिक व्यय न बढ़े। इस टाइप की अप्रोच भी मैंने आपको बता रखी है। इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया है कि जब भी वृद्धि अथवा कमी देकर वृद्धि अथवा कमी पूछे और अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन न हो तो वहाँ क्या अप्रोच लगाते हैं। देखिए प्रश्न ने दे क्या रखी है, वृद्धि, और पूछी क्या है, कमी। क्या पूछी है, कमी। वृद्धि देके कमी पूछे और अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन ना हो तो इसके लिए हम कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट कौन सी अप्रोच अप्लाई करते हैं, n/100 + n × 100। डायरेक्ट इस अप्रोच को अप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। n का मान कितना, जितने की वृद्धि दे रखी है वो n है, तो वृद्धि कितने की, 25 की, तो n की जगह लिखिए 25/100 में 25 को जोड़ के लिखिए 125 और गुणा 100। कैलकुलेशन कर दो, 25 5 है 125 और 100 में 5 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा 20%। आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक गांव की जनसंख्या में 30% वार्षिक दर से, जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि प्रश्न में गांव की जनसंख्या पहले से दी नहीं है। 15% की दर से हर वर्ष वृद्धि करनी है तो हम क्या लिखेंगे, 115, दूसरे साल भी 115 और बटा में 100। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रारंभिक जनसंख्या यहाँ दी नहीं है। जो भी प्रारंभिक जनसंख्या होगी वो यहाँ लिखेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, 2 साल बाद की जनसंख्या आ जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है प्रश्न, जनसंख्या नहीं दी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा का पूर्णांक कितना है। आपको कुल अंक बताने हैं कि परीक्षा कुल कितने अंकों की है। यहाँ वही प्रश्न है जो हम उत्तीर्णांक, प्राप्तांक और फेल अंक या पास अंकों के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन एक ही प्रश्न में 2 व्यक्ति एक साथ है। यहाँ एक ही क्वेश्चन में 2 कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, 2 व्यक्तियों का ब्यौरा दिया गया है। और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ बताया जाए और उनमें से कोई एक फेल हो जाए और एक पास हो जाए और उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुल अंक पता करने हो, पूर्णांक पता करने हो, तो देखिए हम कैसे करते हैं। मैं इसके 2 अप्रोच बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला ये कि किसी भी परीक्षा का जो उत्तीर्णांक होता है वो क्या होता है, किसी भी परीक्षा का उत्तीर्णांक जो होता है वो प्राप्तांक और फेल अंकों के योग के बराबर होता है। ये बताया था मैंने, प्राप्तांक और फेल अंकों के योग के बराबर होता है। इस उत्तीर्णांक को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर व्यक्ति पास हो जाए तो किसी भी परीक्षा का जो उत्तीर्णांक होता है वो प्राप्तांक और पास अंकों के अंतर के बराबर भी होता है। प्राप्तांक और पास अंकों के अंतर के बराबर भी होता है, ये याद रखें, पास अंक। अगर व्यक्ति फेल हो जाए तो उसके लिए तो उत्तीर्णांक पता करने का जो तरीका है वो प्राप्तांक और फेल अंकों का योग है। अगर कोई व्यक्ति पास हो जाए तो उसके लिए उत्तीर्णांक पता करने का जो तरीका है वो प्राप्तांक और पास अंकों का अंतर होता है। किसी भी परीक्षा के उत्तीर्णांक को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं, हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ये किसी भी परीक्षा का उत्तीर्णांक होता है। अब इस क्वेश्चन में भी 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पास है और एक व्यक्ति फेल है। और अगर 2 व्यक्ति हैं, एक पास है एक फेल है, तो हमें इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, पास के आधार पे इसका और फेल वाले के आधार पे इसका। दोनों का यूज करते हुए कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कैसे। एक विद्यार्थी ने क्या किया, 23% अंक प्राप्त किए और 36 अंकों से फेल हो गया। तो फेल व्यक्ति है तो इसका उत्तीर्णांक पता कर लो। प्राप्तांक कितने इसके, 23%, प्राप्तांक है 23%। और फेल कितने से हैं, फेल है 36 से, तो +36। ये पहले व्यक्ति का उत्तीर्णांक हो गया।
दूसरा व्यक्ति इसने 35% अंक प्राप्त किए तो दूसरे व्यक्ति ने 35% अंक प्राप्त किए, और उत्तीर्ण अंकों से 48 ज़्यादा ले गया तो -48 पास अंक है ये दूसरे व्यक्ति का उत्तीर्णांक हो गया। ये पहले व्यक्ति का उत्तीर्णांक और ये दूसरे का उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का मतलब होता है पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। तो पास होने के लिए इसको कितने नंबर चाहिए थे? 23% प्लस 36। क्यों? क्योंकि प्राप्तांक है 23% और फैल अंक है 36। प्राप्तांक और फैल अंकों के योग को हम क्या कहते हैं? उत्तीर्णांक कहते हैं। दूसरे व्यक्ति की बात करें तो ये उसका उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये व्यक्ति ज़्यादा नंबर ले गया, और हम जानते हैं कि किसी भी परीक्षा का उत्तीर्णांक प्राप्तांक और पास अंकों के अंतर के बराबर होता है। तो ये पहले व्यक्ति का उत्तीर्णांक है, ये दूसरे का उत्तीर्णांक है। दोनों मान बराबर होने चाहिए तो बराबर रख दो। क्यों होने चाहिए बराबर? क्योंकि एक ही परीक्षा का उत्तीर्णांक सबके लिए समान होता है। कैसे? अगर आपने मान लीजिए पटवारी का एग्जाम दिया है और आप एक ही कैटेगरी के लोग हो, तो ये थोड़ी है कि आपको तो 20 नंबर चाहिए और मेरे को 45 चाहिए, नहीं, सबको बराबर अंक। किसी की कट ऑफ जाएगी तो सबकी बराबर जाएगी, ओबीसी की सेम जाएगी, एससी वालों की सेम जाएगी, जनरल की सेम जाएगी। तो उत्तीर्णांक सबके लिए क्या होता है? समान होता है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक सबके लिए समान रहेगा एक कैटेगरी के लिए। तो ये दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। सॉल्व कर लो। प्रतिशत वाली संख्याओं को एक तरफ कर दो, पूर्ण संख्याओं को एक तरफ कर दो। ये 23% है, ये 35% बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ बच गया माइनस का 48, ये प्लस के 36 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 36। सॉल्व कर दो। 23 में से 35 घटा दो। 23 में से अगर 35 घटाओगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 12%। और 48 और 36 दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 8 और 6 14, 4 और 3 7 और 1 8, 84, वो भी माइनस के। माइनस से माइनस काट दो। 12% का मान आ गया 84। अगर 12% का मान आ गया 84 तो तुरंत 1% का मान निकाल लो। 1% का मान कितना आ जाएगा? 84/12 यानी 7। 84/12 यानी 7। काट के छोटा कर दीजिए 7। 1% का मान अगर आपके पास आ गया है तो हमें क्या चाहिए? पूर्णांक चाहिए, और पूर्णांक अपने आप में कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। तो 100 का मान ज्ञात कर दो। 1 का मान 7 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 700। इस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था? 700 अंक। परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? 700 अंकों की थी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर एक ही प्रश्न में दो व्यक्ति एक साथ हो, एक फेल हो जाए एक पास हो जाए, तो दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करना है। दोनों के उत्तीर्णांक पता करेंगे और उत्तीर्णांकों को बराबर रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे, हल करेंगे। 1% का मान आएगा, उसको 100 से गुणा कर दीजिए, 100% का मान आ जाएगा। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। परीक्षा अपने आप में 100% अंकों की होती है। अगर इसी को एक और तरीके से करना है तो इसकी एक और अप्रोच बताता हूँ, सुनिए। एक और अप्रोच क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर दो व्यक्तियों के आधार पर प्रश्न आए और आपको पूर्णांक पता करना पड़े, तो पूर्णांक पता करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या रहेगा? अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर। प्रतिशत वाली संख्याएं हैं उनका अंतर, और गुणा 100। इस फॉर्मूले का यूज कर लो तो भी पूर्णांक आ जाएगा। अब प्रश्न ने क्या दे रखा था? एक विद्यार्थी ने 23% नंबर लिए और 36 से फेल हो गया। तो प्रश्न ने क्या कहा है? एक विद्यार्थी है जिसने 23% नंबर लिए और ये 36 से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी जो था, दूसरे विद्यार्थी ने क्या किया? दूसरे विद्यार्थी ने 35% नंबर लिए और 48 ज़्यादा ले गया। 35% नंबर लिए और ये कितने ज़्यादा ले गया? 48। अब इनको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जो मान दे रखे हैं उनको सूत्र में रख दीजिए। फॉर्मूले में पुट कैसे करोगे? वैल्यूज अंकों का अंतर। अंकों के अंतर का मतलब है बिना प्रतिशत वाली संख्याओं का अंतर। 36 और 48 का अंतर। तो 36 और 48 का अंतर लिखोगे तो 8 और 6 14, 4 और 3 7 8, 84 बटा प्रतिशत का अंतर, यानी प्रतिशत का निशान लगी हुई संख्याओं का अंतर। तो 23 और 35 का अंतर 12 और गुणा 100। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 12 7 84, 7 का 100 से गुणा करोगे तो 700। ये परीक्षा का क्या था? पूर्णांक। आप डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो। अब आप में से कोई कहेगा कि सर आपने अंकों का अंतर लिखा है तो इनको घटा के लिखिए, आपने जोड़ा क्यों है? तो सुनिए, ये भी एक खास बात है। अगर आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अंतर का मतलब सदैव घटाव होता है, अगर आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अंतर सदैव घटाव के लिए यूज होता है, तो गलत पढ़ रखा है।
अंतर का मतलब सदैव घटाव नहीं होता, अंतर कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है। डिफरेंस का मीन्स क्या होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। अंतर का मतलब जोड़ भी हो सकता है और घटाव भी हो सकता है। तो यहाँ अंकों के अंतर का मतलब जोड़ था। ध्यान रखना, अगर प्रश्न में एक व्यक्ति फेल हो जाए और एक पास हो जाए, दोनों विपरीत दिशाओं की बात चले, अपोजिट डायरेक्शन की बात आती है, तो वहाँ अंतर का मतलब योग होता है, दोनों को जोड़ना होता है। और अगर एक ही डायरेक्शन की बात होती है, एक ही दिशा की बात होती है, दोनों ही फेल हो जाएं या दोनों ही पास हो जाएं, तो अंतर का मतलब घटाव होता है। तो अगर दोनों व्यक्ति फेल हो जाएं तो घटा के लिखना है, दोनों ही पास हों तो घटा के लिखना है। लेकिन अगर एक फेल और एक पास है तो अंतर का मतलब यहाँ योग होगा। क्यों होगा, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से बताया है कि अंतर कहाँ योग के लिए प्रयोग किया जाता है, कहाँ घटाव के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छे से मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझाया हुआ है। तो अंतर का मतलब जोड़ भी हो सकता है, अंतर का मतलब घटाव भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ अंतर का मतलब क्या था, योग था। क्यों था, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन की बात चल रही है, दोनों विपरीत दिशाओं में है, एक पास है और एक फेल है। तो अगर एक पास हो जाए एक फेल हो जाए तो अंकों का मतलब यहाँ जोड़ होता है, और प्रतिशत वाली संख्याओं को हमेशा घटाना ही है। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, 700। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है। 60 एक संख्या है, वो 80 से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक तो 60 है और एक 80 है। आपको ये बताना है कि ये जो 60 है ना, ये 80 से कितना कम है। एक 60 है और एक 80 है। पहले तो ये देखो कि ये 60 जो है वो 80 से कितना कम है, तो ये 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। लेकिन क्या प्रश्न ने संख्यात्मक रूप में उत्तर पूछा है क्या, नहीं, उसने किस में पूछा है, प्रतिशत के रूप में। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो परसेंट में आना चाहिए। तो कम कितना है, 20, और ये 20 किससे कम है, 80 से। कैलकुलेशन किसके आधार पे करनी है, 80 के आधार पे। तो ये 20 कम है, लेकिन किससे, 80 से। और हमें चाहिए मान प्रतिशत में, तो प्रतिशत में मान ज्ञात करने के लिए गुणा में क्या लगा दो, 100। अगर किसी भी संख्या के गुणा में 100 लगा देते हैं तो उत्तर हमेशा प्रतिशत में आता है। सॉल्व कर दो, 20 चौके 80 और 100 में 4 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 25%। तो 60 80 से कितना कम है, 25% कम है। 60 80 से कितना कम है, 25%। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि 80 60 से ज़्यादा कितना है, तो ज़्यादा ये 20 है, लेकिन किससे, 60 से। तो फिर 20 का प्रतिशत 60 के आधार पे ज्ञात करना होता, तो फिर इसका उत्तर 33 से 1/3 आता। ठीक है, लेकिन प्रश्न ने पूछा है कि 60 कम कितना है, तो ये 20 कम है किससे, 80 से। तो 20 80 का कितना परसेंट है ये बताना है, तो आंसर आ जाएगा 25%। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं। अब एक बात बताओ, इस विद्यालय में जो कुल विद्यार्थी है वो अपने आप में कितना होगा, 100%। कुल विद्यार्थी है जो वो अपने आप में कितने होंगे, 100%। तो टोटल अगर 100% है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब इसमें से छात्राएं हैं 36, तो छात्र कितने बचेंगे, तो छात्र कितने बचेंगे, 100 में से, कुल में से 36% छात्राएं हैं, तो लड़कियों की संख्या यानी छात्राओं की संख्या को घटा दो तो छात्र बच जाएंगे, यानी लड़कों की संख्या अपने आप पता चल जाएगी। तो कितने हो जाएंगे, 64। छात्र कितने हो जाएंगे, 64। अब प्रश्न ने कहा कि छात्र 864 होने चाहिए। हमारे अनुसार तो छात्र कितने होने चाहिए, 64%, और प्रश्न वाला कह रहा है 864। इसका मतलब 64% का मान ये 864 के बराबर बता रहा है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 864/64। और प्रश्न ने कहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, और कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% थे, तो 100 का मान ज्ञात कर दो। 1 का मान 864/64 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 16 से काट दो, 16 चौके 64, 16 से काट दो, 16 5 80 और 16 चौके 64 54, 4 से काट दो, 25 चौका 100, 54 का 25 से गुणा कर लो, 25 चौका 100 बच गए 10, 25 5 125 और 10 135, 1350। ये लो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 4 1350, ये आपका सही उत्तर है। तो इस विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, 1350 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 864 छात्र हैं, बाकी सारी छात्राएं हैं।
उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। एक बार फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।